हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर मांग, मांग अनुसूची और मांग वक्र, देखिए व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व, इसके बारे में स्टडी कर ली थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि मांग फलन, मांग का नियम और मांग को निर्धारित करने वाले घटक या उसके तत्व, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आज ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं मांग फलन। मांग फलन क्या है? पहला सब वर्ड जो आता है फलन, एक नया वर्ड है। फलन क्या है? फलन जो होता है ये शब्द किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन को शो करता है, यानी कि उनके बीच में संबंध को दर्शाता है। अब डिमांड फंक्शन के अंदर, मांग फलन के अंदर, मांग तो क्या हो गया? आश्रित चर हो गया। और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? जस्ट लाइक जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस वस्तु की कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उस उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ता की आय क्या होगी? बढ़ेगी, तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो मांग फलन भी कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हमारे मांग वक्र दो प्रकार का था, मांग अनुसूची दो प्रकार की थी, उसी प्रकार मांग फलन भी क्या है? दो प्रकार का है। पहला है व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा होगा बाजार मांग फलन, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन dx, डिमांड फॉर कमोडिटी x इज अ फंक्शन। f किसको शो कर रहा है? फंक्शन को शो कर रहा है। तो डिमांड फॉर द कमोडिटी x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी x, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। मेनली इन सभी फैक्टर्स पर क्या करता है? डिपेंड करता है। और ये फैक्टर्स ही क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के निर्धारक तत्व कहलाते हैं। इसको हमने इंडिविजुअल क्यों कहा? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की डिमांड है। और इंडिविजुअल की डिमांड मेनली कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है? उस वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें जो कि उस वस्तु से संबंधित है, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि और भविष्य के संबंध में उसकी प्रत्याशा। अब ये फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। तो मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, सबसे पहला फैक्टर जो हमारा है वो हम लेंगे वस्तु की कीमत या प्राइस फॉर द कमोडिटी। As we know, when the price falls, the demand for the commodity will increase, and when the price rise, demand for the commodity will decrease. अगर वस्तु की कीमत घटती है या कम होती है तो उस वस्तु की मांग क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ x क्यों लिया है हमने? क्योंकि प्राइस भी किसकी है? x की है और मांग भी किसकी है? x ही वस्तु की है। तो x वस्तु की कीमत के घटने पर x वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ रही है, या हम इसका उल्टा भी कहें कि x वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा क्या हो रही है? घट रही है। आप सभी इस बात से अच्छे से जानते हैं, जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, अगर उस वस्तु की प्राइस क्या होती है? ज्यादा होती है, तो हम उस वस्तु को मार्केट से कम परचेज करके लाएंगे। और अगर उसकी प्राइस क्या होती है? ज्यादा हो जाएगी, तो हम उस वस्तु की कम मात्रा क्या करेंगे? परचेज करके लाएंगे। ये चीज ही किसके नाम से? इनवर्स रिलेशनशिप है। दोनों में एक घट रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। इसे ही किसके नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ डिमांड या मांग के नियम के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूंगी तो मैं इसको किस तरह से शो कर सकती हूँ? इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप डाउनवर्ड स्लोप, नीचे की तरफ आएगा। जब पॉजिटिव रिलेशन होता है, धनात्मक संबंध होता है, तो कैसे जाता है? ऊपर जाता है। लेकिन हमारा रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है, तो स्लोप कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। और ये क्या होगा? डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व। यहाँ हम क्या लेंगे? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स कमोडिटी है, तो एक्स कमोडिटी की डिमांड। यहाँ मैं ये देखिए, प्राइस क्या हो रही है? फॉल, डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज। ये क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत
कीमत उस वस्तु की मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है। यदि ये फैक्टर्स सभी क्या रहे, रिमेन कांस्टेंट, ये सभी फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उस वस्तु की प्राइस फॉल होने पर डिमांड विल इंक्रीज, प्राइस राइज होने पर डिमांड विल डिक्रीज। और जो रिलेशन इनवर्स रिलेशनशिप है वही किस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। व्हेन अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, जब अदर फैक्टर्स जो हैं उनको हमने क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है। सेकंड जो फैक्टर है हमारा वो है अन्य वस्तुओं की कीमतें या संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको मैंने किससे शो किया है, टी वाई। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स या संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं, वे गुड्स प्राइस एक की चेंज हो रही है बट डिमांड दूसरे की चेंज हो रही है। सपोज Y की प्राइस चेंज हो रही है बट डिमांड किसकी चेंज होगी, X की चेंज होगी, तो ऐसी कमोडिटीज या ऐसी गुड्स क्या कहलाती हैं, रिलेटेड गुड्स कहलाती हैं या संबंधित वस्तुएं कहलाती हैं। ये वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, गुड्स टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं, और दूसरी होती हैं पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, व्हेन वी कैन चेंज, हम एक दूसरे के स्थान पर उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एट अ सर्टेन लिमिट। सपोज इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है टी एंड कॉफी। चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय को क्या किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सेकंड टोमेटो, किसी दिन घर में टोमेटो नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेमन यूज कर सकते हैं, टमाटर और नींबू, ठीक है। बॉल पेन है और एक हो गया जेल पेन, ये क्या हो गई सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनकी जगह दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दैट गुड्स जो कि साथ साथ क्या ली जाती हैं, यूज में ली जाती हैं। सपोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर कार एंड पेट्रोल, कार के अंदर डालने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल। पेन एंड इंक, पेन तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक उसमें क्या नहीं होगी, इंक नहीं होगी। अ पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि एक पैर में हम सॉक्स पहन के और चले जाएंगे, तो ये इस तरह की गुड्स क्या कहलाएंगी, पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगी, और ये वाली गुड्स कौन सी कहलाएंगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगी। पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का कि किस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो उस वस्तु की मांग को अफेक्ट करती हैं या डिमांड को अफेक्ट करती हैं। बेस्ट एग्जांपल जो माना जाता है दैट इज टी एंड कॉफी। मैंने इसको ऐसे समझिए, प्राइस ली है, दूसरा क्या लिया है, डिमांड। प्राइस कॉफी, डिमांड कॉफी, प्राइस टी चाय की, और डिमांड भी किसकी होगी, चाय की। अगर कॉफी की प्राइस क्या होती है, फॉल होती है, यानी कि कॉफी की कीमत अगर घटती है तो कॉफी की मांग तो बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, जो कहता है कि किसी भी वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन चूंकि चाय की कीमत अब घट चुकी है, तो जो लोग पहले कॉफी पी रहे, जो लोग कॉफी की कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है, तो जो लोग पहले चाय पी रहे थे वो अब क्या प्रेफर करेंगे, कॉफी पीना प्रेफर करेंगे। तो कॉफी, चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, यदि कॉफी की प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो
तो कॉफी की डिमांड तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये तो क्या है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। बट चूंकि कॉफी की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो अब लोग चाय की जगह क्या करेंगे, कॉफी को प्रेफर करेंगे। तो चाय की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब हमें जो रिलेशन देखना है वो किस तरह से देखना है, डायगोनल। प्राइस किसकी चेंज हुई, कॉफी की, बट डिमांड किसकी चेंज हो रही है, टी की, चाय की। तो दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। ये घट रहा है और ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पॉजिटिव रिलेशन है। अगर इसको मैं डिमांड कर्व इसको अगर मैं इस ग्राफिकली शो करूंगी तो ये डिमांड कर्व किस तरह से आएगा, इस तरह से पॉजिटिव है। कॉफी की प्राइस घटी तो डिमांड किसकी घटी, चाय की। कॉफी की डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बोथ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो रिलेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो डिमांड कर्व कैसा होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। लेकिन अब इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपको एक्स एक्सिस पर लेना है, यहाँ हम क्वांटिटी या डिमांड किसकी लेंगे, किसकी है हमारे पास में, टी की, चाय की। और वाई एक्सिस पर हम जो प्राइस लेंगे वो किसकी लेंगे, कॉफी। जबकि पहले हम क्या कर रहे थे, जो डिमांड कर्व जो हम बना रहे थे उसके अंदर जिसकी वो ले रहे थे, हम क्वांटिटी ले रहे थे, उसी की क्या ले रहे थे, प्राइस ले रहे थे। बट यहाँ हम थोड़ा चेंज करेंगे कि प्राइस एक गुड्स की लेंगे और क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो दूसरे गुड्स की लेंगे। सेकंड जो आएगी वो हमारी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुएं। वे वस्तुएं जो साथ साथ में काम में दी जाती हैं, सपोज कार एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं बहुत ज्यादा, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पेट्रोल की प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाती है तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो पेट्रोल की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज, कार की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज। रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। तो डिमांड कर्व कैसे बनेगा, नेगेटिवली स्लोप्ड। इस तरह से। तो नॉर्मल गुड्स का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड, यानी कि ऋणात्मक ढाल का होता है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं का डिमांड कर्व जो होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड या धनात्मक ढाल का होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये हो गया। थर्ड आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिमांड फॉर द कमोडिटी, इसमें कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। यदि इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, अगर हमारे पास में पैसे कम है तो हमारी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पैसे ज्यादा होंगे तो हम वस्तु की मांग क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो इन दोनों के अंदर कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यहां हम क्या ले रहे हैं, वस्तु की मांग, इनकम। फैक्टर कौन सा है, इनकम। और यहां जो हम लेंगे वो लेंगे हम डिमांड। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका जो डिमांड का होगा कैसा होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। इसको हम दूसरी तरह से भी शो कर सकते हैं, बट ये जो रिलेशन है कि हम यहाँ पर डिमांड ले रहे हैं, मांग की मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं, और इधर हम जो ले रहे हैं इनकम ले रहे हैं, तो इट इज नॉट द डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन डिमांड नहीं है, क्योंकि डिमांड फंक्शन में हम एक तरफ क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं, और दूसरी तरफ क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। तो एक्चुअल में ये डिमांड कर्व नहीं कहलाता, दिस इज कॉल्ड एंजिल कर्व। इसको किस नाम से जाना जाता है, एंजिल वक्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एंजिल वक्र ये शो करता है, एंजिल कर्व ये दिखाता है कि इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। इनकम के डिक्रीज होने पर डिमांड भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। या आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है
और आय के घटने पर क्या हो जाती है, मांग भी घट जाती है। अगर मेरे को इसको डिमांड कर्व में शो करना है तो मैं इसको किस तरह से शो करूंगी, बाय एक्सिस क्या होगा, प्राइस, प्राइस ही लेते हैं हम डिमांड कर्व में जब भी ले रहे हैं। इधर क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, तो स्लोप तो कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा डिमांड कर्व का। सपोज ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। अब इनकम इंक्रीज होने पर एक्चुअली डिमांड कर्व जो होता है वो पैरेलली शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड्स व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस हमारी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं कर रहे हैं हम क्या चेंज कर रहे हैं, इनकम चेंज कर रहे हैं। इनकम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ये इंक्रीज हुई तो चेंज इन इनकम या इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ने से मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सभी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, एक ही वस्तु की मांग नहीं बढ़ती। तो पूरा का पूरा मांग वक्र जो होता है वो ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अगर इनकम या आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मांग वक्र जो होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कीमत पर यानी कि कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल इनकम में चेंज हो रहा है। तो यहाँ हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है दैट इज Q1, और यहाँ हमारी जो क्वांटिटी डिमांड होगी दैट इज Q2। तो अगर हम इसको डिमांड कर्व से शो करेंगे तो इस तरह से शो किया जाएगा, और जो मैंने पहले आपको बताया था कि इस तरह से शो करेंगे तो ये आपका डिमांड कर्व नहीं कहलाएगा, दिस इज एंजल वक्र, एंजल कर्व कहलाएगा। एंजल वक्र के नाम से इसको जाना जाता है। थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है, जिस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर लेना चाहिए। इसके बाद उपभोक्ता की आय, अब आता है कि इनकम गुड्स भी दो तरह की होंगी। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स, जिसे हम कहते हैं सामान्य वस्तुएं। सेकंड जो आता है दैट इज इंफीरियर, जिसे कहा जाता है हीन वस्तुएं। नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन सी होंगी, जब इनकम की इंक्रीज होने पर डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो गुड्स कौन सी कहलाएंगी, नॉर्मल गुड्स कहलाएगी। बट हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होने की जगह क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा कब होता है, ऐसा नॉर्मली तब होता है जबकि जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है जो पहले उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है, बट अगर वो जिस तरह का टेस्ट या प्रेफर वो आ रहा है कि पहले जैसे कि ज्वार बाजरा इस तरह के जो फूड है उनका यूज कर रहा है, अब उसकी इनकम इंक्रीज अगर होगी तो जो बाजरा ज्वार की जगह वो अब किसको प्रेफर करेगा, गेहूं और चावल की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो उन वस्तुओं का वो क्या मानने लग गया, इंफीरियर मानने लग गया। इसलिए जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो इनकम इंक्रीज होने पर ऐसी वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम बोलेंगे तो नॉर्मल गुड्स के लिए जो इनकम इफेक्ट होता है वो कहलाता है पॉजिटिव। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या कहेंगे, नॉर्मल गुड्स यानी कि सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका आय प्रभाव कैसा होता है, धनात्मक होता है, और हीन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक हो गया। फोर्थ, अब इसके अंदर आ रहा है हमारा टेस्ट यानी कि उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि या उसकी प्रेफरेंस या उसके अभिमान, टेस्ट। टेस्ट किस तरह से डिमांड को इंक्रीज करेगा कि कई बार फैशन चेंज हो जाता है, कस्टम्स चेंज हो जाते हैं, तो फैशन चेंज होने की वजह से क्या होता है, डिमांड पर क्या होता है, इम्पैक्ट आता है, डिमांड पर उसका असर होता है। तो फैशन चेंज होने से, कस्टम चेंज होने की वजह से भी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उसको कहा जाएगा कि टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होने की वजह से डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर कंज्यूमर का उसके लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर एक्सपेक्टेशंस, प्रत्याशन, भविष्य के संबंध में प्रत्याशन। अगर आपको ये लगता है कि सपोज करिए कि कोई कहता है कि नहीं इन फ्यूचर, भविष्य के अंदर
इस वस्तु की कीमत क्या होने वाली है, गिरने वाली। इन फ्यूचर, भविष्य में इस वस्तु की कीमत क्या होने वाली है, गिरने वाली है। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आप उस वस्तु की, अगर भविष्य में वस्तु की कीमत गिरने वाली है तो आज ही हम उस वस्तु की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि इन फ्यूचर जब उसकी कीमत क्या हो, कम हो, तो हम उस वस्तु को क्या कर सकें, परचेज कर सकें। इसके अपोजिट, अगर हमें लगता है कि इन फ्यूचर भविष्य के अंदर किसी वस्तु की कीमतें क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम आज उस वस्तु की डिमांड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। वर्तमान में, प्रेजेंट के अंदर एक बार फिर, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर किसी भी वस्तु की कीमत क्या होने वाली है, कम होने वाली है, तो प्रेजेंट के अंदर आप उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आज की जगह हम इस वस्तु को कब परचेज कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर परचेज कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि आता है कि सेल लगने वाली है, कि अभी ओकेजन आने वाला है, इसमें सेल आएगी, तो सेल आएगी तो हम अपनी डिमांड को क्या कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देते हैं कि जब सेल आएगी तब हम उस वस्तु कमोडिटी को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। सेम है, अगर हमें लगता है कि नहीं फ्यूचर के अंदर तो प्राइसेस क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम अपनी प्रेजेंट के अंदर डिमांड को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइसेस टू रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस, उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, रुचि और भविष्य के संबंध में उसकी प्रत्याशाएं। तो ये सारा हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिगत मांग फलन। अब आता है बाजार मांग फलन। मैंने जो पेज खोल के दिया था ना एमएनएस पर, उस पे ब्लू कलर का लिंक लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास मिल जाता है मार्केट डिमांड मिल जाती है। तो मार्केट डिमांड अगर हमें मिल जाती है तो ये कहलाएगा मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन को अगर मुझे शो करना है तो इस तरह से शो करूंगी। ये मार्केट है, ये सभी फैक्टर सेम रहेंगे। दो फैक्टर्स और ऐड हो जाते हैं, फर्स्ट इज पॉपुलेशन और सेकंड जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उस वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता के अधिमान, ये सभी फैक्टर्स मार्केट डिमांड यानी कि बाजार मांग को भी प्रभावित करते हैं। दो फैक्टर्स और हमारे नए ऐड हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट जनसंख्या का आकार या साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सभी को पता है कि अगर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा तो डिमांड विल इंक्रीज। क्यों, क्योंकि न्यू बायर्स जो होंगे वो मार्केट के अंदर आ जाएंगे, और अगर इसके अपोजिट अगर पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो डिमांड विल डिक्रीज। तो कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण कैसे प्रभावित करता है, दो तरह से होता है कि यदि इनकम एक तो होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरा अनइक्वल है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि सोसाइटी के अंदर या मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी जो इनकम है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन के अंदर डिमांड विल इंक्रीज, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज सोसाइटी के अंदर पुअर और रिचर, इनके बीच में गैप या इनके बीच में जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डिमांड विल डिक्रीज, क्योंकि जो पुअर सेक्शन है उनकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी, केवल जो रिचर सेक्शन है उसकी डिमांड ही इंक्रीज, वो ही डिमांड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर। बोलो। तो अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकी समान रूप से अगर आय का वितरण हो रहा है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान वितरण है आय का पुअर और रिचर के बीच में, यानी धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच में आय की असमानताएं बहुत ज्यादा है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, कम होगी। थैंक यू वेरी मच।